नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज के करंट अफेयर की क्लास में। आज अपने पास 5-6 करंट अफेयर आए हैं, बढ़िया बढ़िया है। करंट अफेयर को जानेंगे और उनसे संबंधित जो स्टैटिक जीके है अपना, जो उनसे संबंधित कंसेप्ट है, उनको भी हम आज क्लियर करेंगे। शुरुआत करते हैं रोहित जैन, जिनको आरबीआई का डिप्टी गवर्नर है वो नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है हाल ही में? रोहित जैन को। कौन से अधिनियम के अनुसार करते हैं? आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार। कौन करता है? पहले एक उम्मीदवारों की सूची बनाई जाती है, फिर उसको एसीसी कमेटी, एसीसी यानी कैबिनेट की नियुक्ति समिति, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, उनको नाम फॉरवर्ड किए जाते हैं। उसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री और सदस्य होते हैं गृह मंत्री। वो फिर एक बंदे की नियुक्ति करते हैं एज ए डिप्टी गवर्नर। अध्यक्ष कौन होंगे? पीएम, और सदस्य कौन होंगे? होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री। बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कौन से अधिनियम के अनुसार? आरबीआई एक्ट 1934 को। शुरुआत में इसका मुख्यालय कहां पर था? कलकत्ता में था। 1937 में इसको हमेशा के लिए मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया और तब से लेकर आज तक इसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में है। इसका राष्ट्रीयकरण किया गया दोस्तों 1949 के अंदर। आरबीआई में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जिनमें से 2 आरबीआई के अंदर से आते हैं, आरबीआई के केंद्रीय बैंक से, एक वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्र से, और एक कोई अर्थशास्त्री होता है जो मौद्रिक नीति विभाग का क्या होता है? प्रमुख होता है। कार्यकाल इनका 3 वर्ष तक का होता है। तो ये हो गया हमारा आरबीआई से रिलेटेड आज का करंट अफेयर, जिसमें रोहित जैन को नया डिप्टी गवर्नर है वो नियुक्त किया गया है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए करते हैं। कौन करते हैं? एसीसी करती है। एसीसी में पीएम उसके अध्यक्ष होते हैं और गृह मंत्री उसके क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। स्थापना कब हुई आरबीआई की? 1 अप्रैल 1935 को। कौन से अधिनियम के अंतर्गत? आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार। पहले था कोलकाता में मुख्यालय, 1937 में कहां कर दिया गया इसको? मुंबई में। यह है इतना सा अपना करंट अफेयर्स। उसके बाद है दूसरा है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित। इस सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में जजों की संख्या है दोस्तों 34। एक सीजीआई और 33 अन्य जज हैं। उनकी संख्या को बढ़ा करके 37 करने का प्रावधान है। उसको अपनी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, कैबिनेट है, उसने क्या दे दी है? मंजूरी देती है। अब मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में फर्क तो आप जानते ही होंगे। मंत्रिपरिषद में सारे मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में जो कोर विभाग हैं, ठीक है, कोर मंत्रालय हैं, जैसे गृह मंत्रालय हो गया, आर्थिक मंत्रालय हो गया, ये सारे क्या है? मंत्रिमंडल में आते हैं। चुने हुए 5-7 जो मंत्री हैं, उनका जो एक समूह होता है उसको मंत्रिमंडल बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 37 को मंजूरी दे दी गई है। इससे संबंधित क्या लाना पड़ेगा? विधेयक लाना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। कहां से पता चलता है? अनुच्छेद 124 से, जो बताता है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन। बात करें गठन का, तो इसमें सीजेआई और 1 प्लस अन्य न्यायाधीश होंगे। न्यायाधीशों की संख्या है वो संसद अधिनियम बनाकर तय करेगी। इसके लिए संसद ने अधिनियम बनाया, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956। इसी में बार बार जब भी न्यायाधीशों की संख्या हमें बढ़ानी होती थी, इसमें संशोधन करके हम न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाते रहते थे। जब सर्वोच्च न्यायालय बना, कब बना? 28 जनवरी 1950 को। तब उसमें 1 सीजेआई और 7 अन्य जज थे, यानी टोटल कितने जज थे उस समय? 8 थे। और सीजेआई कौन थे? एच.जे. कानिया थे। 2019 में संशोधन हुआ था इससे पहले, जिसमें जजों की संख्या 31 से बढ़ा करके कितनी की गई थी? 34। और 2026 में 34 से कितनी की जानी है? 37 की जानी है। अभी हुई नहीं है, अभी इसको सिर्फ मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। विधेयक बनेगा, वो पेश किया जाएगा। अब आगे कौन सा सत्र आने वाला है संसद का? मानसून सत्र। तो मानसून सत्र में इस विधेयक को लाया जाएगा। अगर ये वहां पर पारित हो जाता है तो ये अधिनियम का रूप ले लेगा, संविधान संशोधन हो जाएगा, उसमें ये अधिनियम में संशोधन हो जाएगा और फिर अपने जजों की संख्या है वो 37 हो जाएगी। कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। इनमें से एक सत्र है वो हो सकता है बाईपास हो, क्योंकि 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। कब हुआ था? कोरोना काल में ऐसा एक बार हुआ था। अब है अपना तीसरा करंट अफेयर। 2026 के एक्यूआई में आधारित विश्व रैंकिंग है, यानी पूरे विश्व में के जो शहर हैं बड़े बड़े या नॉर्मल, उनमें एक्यूआई आधार पर सबसे ज्यादा जिनका एक्यूआई रहा है औसत, उनको क्या गया है? लिस्टेड किया गया है। तो उसमें टॉप 10 के अंदर भारत के
5 शहर शामिल है। हर जहाँ पर थोड़ी खराब चीज़ हो भारत है वो टॉप 10 में आ जाता है, अच्छी चीज़ों में मुश्किल होता है थोड़ा। लेकिन टॉप 10 में जो पहले 3 नंबर पर है वो है कोब, डुंगरवन और क्लोनमेल। ये कहाँ के शहर हैं? ये आयरलैंड के शहर हैं जो सबसे ज़्यादा खराब AQI की स्थिति में है। भारत के 5 शहर हैं जिनमें बीकानेर, पटना, औरंगाबाद, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर, इन 5 शहरों ने खराब AQI में बाजी मार ली। इसके बाद अपना करंट अफेयर है कि कैबिनेट द्वारा कपास उत्पादकता मिशन को स्वीकृति दे दी है जो 2030 से 30-31 में शुरू किया जाना है। तो कपास उत्पादकता मिशन के उद्देश्य क्या हैं कि एक तो भारत को कपास उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करनी है, हमें कहीं से आयात नहीं करना पड़े। वैश्विक वस्त्र बाजार है उसमें भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता, यानी भारत की जो बेचने की क्षमता है, निर्यात करने की जो क्षमता है ना, उसको हमें बढ़ाना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें बेहतर बीज बनाने पड़ेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज बनाने पड़ेंगे और वैज्ञानिक पद्धतियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि पिंक बोलवर्म कीड़ा है, ये कौन सी फसल से संबंधित है? जिसको हम गुलाबी सुंडी भी कहते हैं, ये कपास से संबंधित है। तो कपास के टिंडे बने होते हैं उनको पूरी तरह ये खराब कर देता है। कपास को और क्या कहते हैं? व्हाइट गोल्ड, सफेद सोना कहा जाता है। और ये खरीफ की फसल है जो कब बोई जाती है? ये बोई जाती है अप्रैल मई के अंदर, अभी आने वाले समय में ये बोई जाएगी। बात करें विश्व में उत्पादन का तो 1 नंबर पर आता है चीन और 2 नंबर पर आता है भारत। लेकिन भारत के पास चीन से ज़्यादा क्षेत्र है कपास बोने के लिए, तो इसलिए भारत की जो उत्पादकता है वो चीन के मुकाबले काफ़ी कम है। उत्पादकता क्या होती है कि पर हेक्टेयर जो उत्पादन है उसको क्या बोलते हैं? उत्पादकता। टोटल तो भारत में काफ़ी हो रहा है लेकिन जो उत्पादकता है, पर हेक्टेयर उत्पादन है, वो बहुत कम है भारत में। और विश्व का लगभग 20% उत्पादन है, ये कौन करता है? भारत करता है कपास का उत्पादन। अब बात करें कि भारत में कौन से राज्य हैं जो कपास उत्पादन में अव्वल हैं, तो 1 नंबर पर है महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और कर्नाटक। ये 4 राज्यों में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। इसके बाद अपना 5वां करंट अफेयर, सिनबेक्स सेकंड 2026। ये क्या है? ये भारत कंबोडिया का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसमें कहाँ पर हो रहा है? ये कंबोडिया के कपोंग स्पियू प्रांत में हो रहा है। ये इसका कौन सा संस्करण है? द्वितीय संस्करण है। बात करें कंबोडिया देश की तो कंबोडिया देश कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है एशिया में ही, भारत के दक्षिण पूर्व में। ये यहाँ पर है, यहाँ देख पा रहे हो आप। इसके पड़ोसी देश हैं वियतनाम, लाओस और थाईलैंड, और दक्षिण चीन सागर इसकी सीमा बनाता है। इसकी राजधानी है पोन्ननेम, पोन्नने है ऐसे करके इसकी राजधानी है। तो इतना ही है कि भारत कंबोडिया साइनबेक सेकंड युद्धाभ्यास हुआ है। अब है INS महेंद्रगिरी। हम लोग बहुत से सुन रहे हैं महेंद्रगिरी, उदयगिरी, नीलगिरी, ये क्या चीज़ है? ये आज क्लियर हो जाएगा कि INS महेंद्रगिरी है एक स्टील्थ फ्रिगेट नौसेना का क्राफ्ट है। स्टील्थ फ्रिगेट का मतलब होता है, फ्रिगेट का मतलब साइज में कम लेकिन घातक उतना ही ज़्यादा। स्टील्थ का मतलब दुश्मन की रडार है वो इसको ट्रैक नहीं कर पाती है, दुश्मन की रडार में नहीं आता है, क्योंकि ये जो क्या बोलते हैं उसको, तरंग बोलते हैं ना, एक्सरेज वगैरह जो रडार छोड़ती है, उसको क्या कर सकता है? अवशोषित कर लेता है। ये भारतीय नौसेना में शामिल हो गया है और ये प्रोजेक्ट 17A के तहत 7 नौसेना के जो बनाए जा रहे हैं ये फ्रिगेट, और इसको बोला जाता है नीलगिरी श्रेणी। इससे पहले प्रोजेक्ट 17 था, ये है प्रोजेक्ट 17A जिसको नीलगिरी श्रेणी बोला जाता है। इससे पहले था प्रोजेक्ट 17 जिसको शिवालिक श्रेणी बोला जाता था। इस 17A के तहत कुल 7 हमें मिलेंगे नौसेना के पोत, जिसमें से 4 बना रहा है MDL मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और 3 बनाएगा गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड। उन 4 में कौन से होंगे जो MDL बनाएगा? नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी, महेंद्रगिरी। इसने ये 4 कंप्लीट करके दे दिए हैं और नौसेना के बेड़े में ये शामिल हो गए हैं। हिमगिरी भी बन चुका है, दूनागिरी और विंध्यागिरी है, ये अभी प्रोसेस में है और जल्द ही नौसेना में शामिल कर लिए जाएंगे। अब बात करें महेंद्रगिरी की खासियत की तो इसमें 75% जो सामान है वो हमारी स्वदेशी सामग्री लगी हुई है, स्टील्थ है, रडार की ट्रैकिंग में नहीं आएगा, और यह ब्रह्मोस और MRSAM जैसी मिसाइलें हैं उनको धारण करता है। वो सिस्टम इसके ऊपर लगे हुए हैं जिससे ये दुश्मन के
कहाँ पर, एयरक्राफ्ट को भी मार सकता है और नौसेना के पोत को भी मार सकता है। तो ये हो गया महेंद्रगिरी से रिलेटेड। अब केंद्रीय कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला किया है जिसमें राष्ट्रगीत का भी अगर अपमान किया जाता है, अगर कोई राष्ट्रगीत गा रहा है उसमें बाधा उत्पन्न की जाती है, तो राष्ट्रगान के समान ही उसमें सजा का प्रावधान है। कितनी सजा हो सकती है? 3 साल तक की कैद यहाँ पर मिल सकती है। इसने किस में संशोधन किया है? राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम में संशोधन करके इस चीज को ऐड ऑन किया है। फिर है समझौते की और हॉर्मुज पर यूएन से मांगी तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। तो ये प्रश्न आ सकता है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी क्या था, या जो अमेरिका, इजराइल और ईरान का संघर्ष था, या इजराइल अमेरिका ने जो ऑपरेशन चलाया था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ध्वस्त करने के लिए, उसका क्या नाम था? तो उसका था एपिक फ्यूरी। ये क्या कर दिया है? खत्म कर दिया गया है। शुरू कब हुआ था? 28 फरवरी को लगभग शुरू हुआ था। बस यही प्रश्न आ सकता है कि एपिक फ्यूरी है वो कौन से देश से संबंधित है, या जो अमेरिका ने, इजराइल ने मिल करके ईरान के ऊपर जो ऑपरेशन संचालित किया था उसका क्या नाम था। बीच में अभी कल परसों प्रोजेक्ट फ्रीडम चलाया था जिसको 24 घंटों के अंदर बंद कर दिया गया। फिर है वियतनाम से रेयर अर्थ पर बढ़ेगा असहयोग, क्योंकि भारत और वियतनाम ने द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तारित समग्र रणनीतिक साझेदारी बढ़ाते हुए 13 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति कौन है? टू लाम, इनके मध्य बातचीत हुई है और समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इससे हमें क्या मिलेगा कि क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग मिलेगा, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने में, दक्षिण चीन सागर में संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया है। जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ना, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उसको मजबूत करने में हमें फायदा मिलेगा इसका। और 25 अरब डॉलर के व्यापार का लक्ष्य रखा गया है। यूपीआई भी वहां पर जुड़ेगा। वहां पर जैसे नेपाल वगैरह में आप जाओगे तो वहां पर यूपीआई होता है, तो वहां पर भी अभी यूपीआई है वो शुरू किया जाएगा। फिर है भास्कर में करंट अफेयर आए हैं कि 2 भारतीयों को पुलित्जर पुरस्कार कौन से थे? आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा को मिला है। अभी तक 13 भारतीय पत्रकार ये पुरस्कार जीत चुके हैं। कैबिनेट ने 3 बड़ी रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के अनुसार भारत, यूएई और भारत अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े प्रवासन गलियारों में शामिल है। यानी बाहर से सबसे ज्यादा कहाँ जा रहे हैं? एक यूएई में और दूसरे अमेरिका में जा रहे हैं। भारत अमेरिका दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा माइग्रेशन कॉरिडोर बना है। ये सुप्रीम कोर्ट वाला हमने पढ़ लिया था, इसमें 38 लिख रखा है, लेकिन 38 ये गलत है, 37 ही होगी। ये राष्ट्रगान वाला हमने देख ही लिया। फिर सरकार ने प्रसार भारती के पूर्व सीईओ शशि शेखर वेम्पति को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये थे अपने आज के करंट अफेयर्स। कैसे लगे आपको? पसंद आए हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, अपने दोस्तों को शेयर करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लेना। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी भी मेरी प्लेलिस्ट है, इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, राजस्थान हिस्ट्री की, उनको भी आप चेकआउट कर लेना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।